आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given answer carefully. A part कह रहा है two charge conducting pairs carrying charge Q1 and Q2 are about close to each other. Is the magnitude of electrostatic force between them exactly given by Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught r square, where r is distance between their centers. तो यहाँ पे देखो मैं ए पार्ट को पढ़ूंगा, फिर ऐसे एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ए पार्ट में कह रहा है हमारे पास देखो टू लार्ज कंडक्टिंग स्पेयर्स, दो लार्ज कंडक्टिंग स्पेयर्स हैं। वो कितना चार्ज है उनके ऊपर? Q1 Q2 हमारे पास चार्ज है। अगर कंडक्टिंग स्पेयर होगा तो चार्ज उनके सरफेस पे रहेगा। अब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में कराया जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उनमें जो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उसकी वैल्यू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर से दिया जाएगा, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ द स्पेयर। तो यहाँ हमारे पास गलत है, ये हमारा इस फॉर्मूले से मैं नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि जब तक वो एक दूसरे से दूर की तरफ रहते, इस तरह से मान लेते हैं हमारे पास देखो दो हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग स्पेयर्स हैं। अभी इनको मैंने कांटेक्ट में नहीं कराया है। पहले वाले स्पेयर पे जो चार्ज है कितना है मान लेता हूँ Q1 है, क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा मान लेता हूँ कितना है Q1। अब इस तरह से हमारे पास दूसरा स्पेयर जो आएगा उसमें भी चार्ज पॉजिटिव है, वो हमारा Q2 है। देखो अभी दोनों को मैंने कांटेक्ट में नहीं कराया है। अगर हमसे पूछा जाता कि इन दोनों जो हमारे पास स्पेयर्स है इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो बताइए, तब अगर ये कांटेक्ट में नहीं होते तो इनके बीच में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता वो हम कैसे डिफाइन करते? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आता। r क्या होता है? दोनों स्पेयर्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये हमारे पास होता है r। लेकिन जैसे ही दोनों स्पेयर को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लाओगे तो कांटेक्ट में लाने पे क्या होगा? अभी देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म है। जैसे ही कांटेक्ट में लाओगे दोनों पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर्स पे चार्ज फ्लो करना शुरू कर देंगे। चार्ज तब तक फ्लो करते हैं जब तक कि दोनों स्पेयर्स पे पोटेंशियल हमारा सेम ना हो जाए। तो लेट्स से जब दोनों को आपने कांटेक्ट किया होगा तो एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर्स पे क्या होगा? चार्ज हमारा फ्लो करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही कांटेक्ट करने के बाद कुछ देर बाद जब आप इनको हटाओगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अब इन पे चार्ज पहले कितना था? Q1 Q2। अब हो सकता है कि इस पे चार्ज Q1 डैश हो चुका हो, इस पे चार्ज Q2 डैश हो चुका हो। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब आप कांटेक्ट करोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर पे जाएगा तो चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, जिससे अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा होगा वो हम इस फॉर्मूले से नहीं दे सकते थे। तो हमारा पहला ऑप्शन होगा रॉन्ग। दूसरा देखो, इफ कूलम्स लॉ इज इन्वॉल्व 1 अपॉन r क्यूब डिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर, वुड गॉस लॉ बी स्टिल ट्रू? नो। हमारा गॉस लॉ तभी ट्रू होता है जब जो हमारा फोर्स होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। अगर यहाँ पे देखो कूलम्स लॉ में जो फोर्स रहता था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? r स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तभी हमारा गॉस लॉ वैलिड रहेगा। अगर कूलम्स लॉ में जो फोर्स लगता है किसी भी दो चार्ज पे, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r क्यूब होगा तो यहाँ से इस केस में हमारा गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, जो गॉस लॉ वैलिड होता है वो हमारा जब चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा, तभी जाके गॉस लॉ वैलिड रहता है। अदरवाइज अगर कूलम्स लॉ इन्वॉल्व 1 अपॉन r क्यूब हो जाता, 1 अपॉन r क्यूब का फंक्शन आता कूलम्स लॉ में, तो गॉस लॉ हमारा वैलिड नहीं आता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा नो। ठीक, अगर हमारा फोर्स या कूलम्स लॉ 1 अपॉन r क्यूब पे डिपेंड करता तो हमारा गॉस लॉ वैलिड नहीं रहता। सी देखते हैं, स्मॉल टेस्ट चार्ज। सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर देखो, स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड एट रेस्ट एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कन्फिगरेशन, विल इट ट्रेवल अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर दो तरह से दे सकते हैं। हमें ये नहीं गिवन था कि जो चार्ज पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, क्या वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर देखते हैं पहले केस में, सी पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मान लेता हूँ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उसको मैं ई लिख सकता हूँ अगर ये यूनिफॉर्म होगा, मतलब कि उस रीजन पे जहाँ पे चार्ज पार्टिकल अभी रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लेते हैं कि इस पूरे रीजन में देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, ये हमारे पास देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी ये डायरेक्शन है। अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल था जो रेस्ट में रखा गया था, लेट से इस पे चार्ज कितना है Q। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगेगा। तो अभी ये रेस्ट में था, जैसे ही रिलीज करोगे, देखो अभी ये रेस्ट में है, जैसे ही रिलीज करोगे इस पे एक फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगेगा, वो हमारे पास देखो F इक्वल्स टू कितना होगा? Q इंटू ई, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा। तो इसका आंसर होगा यस। जब
इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो ये जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है या टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग मूव कर जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या है। वो हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो जो ये टेस्ट चार्ज है अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव नहीं करेगा। तो यही हमारा कहना था कि कह रहा है स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड एट रेस्ट एट अ point in an electrostatic field configuration, will it travel along the line of force passing through that point? बिल्कुल। यहाँ से चलो, लाइन ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब ये ट्रेवल करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। तो इसको आप पूरा लिखोगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे जहाँ पे टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगी तो वो टेस्ट चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मोशन करेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में थी, तो जो हमारे पास ये टेस्ट चार्ज है देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी। तो इसका आंसर तब सही होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो चार्ज पार्टिकल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव नहीं करेगा। डी पार्ट देखो, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस इन ए कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इफ द ऑर्बिट इज इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो अगर सबसे पहले कह रहा है डी पार्ट में कि अगर कोई हमारे पास एक, आपको पता होगा जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन पे, उसके थ्रू वर्क डन कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियस होता है कहाँ पे रहता है, इस ऑर्बिट के सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस रहता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। क्यों रिवॉल्व करता है? क्योंकि इनके बीच में देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसको आप कूलम्स लॉ से डिफाइन कर सकते थे। अब इस मोमेंट पे देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस मोमेंट पे ऊपर की तरफ है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है अलोंग द न्यूक्लियस लग रहा है, न्यूक्लियस सेंटर पे रहता है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो वर्क डन आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि देखो फोर्स और इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब आप देख सकते हो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास देखो जीरो। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो वर्क डन आएगा वो होगा जीरो। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या होगा जब ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो आप देख सकते हो कि वही सेम इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है, मान लेते हैं कि इस इलिप्स के किसी एक फोकस पे न्यूक्लियस रखा गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड क्यों रिवॉल्व करेगा? क्योंकि इनके बीच में देखो फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। इस समय इसकी जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे आएगी। कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा तो इसको जो डायरेक्शन आएगी इस पाथ के टेंजेंशियल आप खींचोगे तो इसका देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन पे है, और इस पे जो फोर्स लगेगा अलोंग द न्यूक्लियस लग रहा होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो किसी भी मोमेंट पे देखोगे तो ये फोर्स और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन अगर इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा तब भी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो वर्क डन आएगा वो हमारा क्या होगा? जीरो आएगा। और ऐसे भी देख सकते हो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप देख सकते हो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है वो हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करे चाहे इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करे, उसके थ्रू जो वर्क डन आएगा वो हमारा जीरो होगा फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और आपको पता होगा कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन आता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। किस पे डिपेंड करता है? फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर सर्कुलर पाथ में मोशन करता तो अगर लेट्स से जो इलेक्ट्रॉन था एक चक्कर लगाने के बाद फिर से पॉइंट ए पे आता है तो वर्क डन हो जाएगा जीरो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन एक ही पॉइंट आ गई। उसी तरह से अगर वो इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व करता तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था उसके थ्रू वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो होगा। वो हमारा पाथ इंडिपेंडेंट आता है। तो ये आ गया हमारे पास डी पार्ट का आंसर। तो इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको हम देख सकते हैं। ई पार्ट में पूछ रहा है वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस देयर। तो इसका आंसर होगा नो। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारे पास डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पे, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। यहाँ पे कह रहा है इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस देयर, नो। इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज कंटिन्यूअस रहेगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी वजह से किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पे अक्रॉस द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, बट पोटेंशियल ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। एफ पार्ट अगर मैं देखूं, एफ में कह रहा है कि What meaning would you give to the capacity of a single conductor? तो कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल कंडक्टर। अब अगर हमारे पास एक सिंगल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी का हमें मीनिंग बताना था। हम यहाँ पे देखो एफ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। मान लेते इस तरह से हमारे पास सिंगल कंडक्टर है, तो ये जितना चार्ज, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ये जितना चार्ज होल्ड कर रहा होगा वही इसकी कैपेसिटी होगी। कब, जो हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में, एक दूसरा हमारे पास जो एक कैपेसिटर है जो इन्फिनिटी पे हो, ये कैपेसिटर हमारे पास देखो इन्फिनिटी पे हो, और इसका जो पोटेंशियल आएगा देखो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो इस कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास जो कैपेसिटर यहाँ पे रखा गया कितना चार्ज होल्ड करेगा वही इसकी कैपेसिटी होती है। क्लियर। तो इस कैपेसिटर जो एक दूसरा कैपेसिटर इन्फिनिटी पे होता है उसके रिस्पेक्ट में कोई भी एक कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है वो हमारा उसकी कंडक्टर की कैपेसिटी कहलाती है। तो ये एफ पार्ट भी आ गया, इसको आप लिख सकते हो। जी कह रहा है गेस ए पॉसिबल रीजन व्हाई वाटर हैज अ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल्स टू 80 देन से माइका के इक्वल्स टू 6। तो इसका रीजन क्या होगा कि जो वाटर होता है इट हैज़ अनसिमेट्रिकल स्पेस। किसी भी स्पेस में जहां भी वाटर को आप रखोगे उसी स्पेस में या जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है। इट मीन्स इट हैज़ ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो अगर उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है इट मीन्स वाटर हैज हायर डाइपोल एज कंपेयर टू माइका। क्योंकि आप देख सकते हो जो वाटर है वो हमारे पास क्या होता है, अनसिमेट्रिकल स्पेस होता है, और उसकी वजह से उसके पास क्या होता है, हमारे पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू माइका। तो ये हमारे पास जी पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हमने डिटेल में आंसर देख लिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।